सीसेट का पेपर हुआ डिफिकल्ट, यूपीएससी ने सीसेट में बच्चों की बजा रखी है बैंड, क्वालिफाइंग पेपर होने के बाद भी नहीं हो पा रहा क्वालिफाई। ऐसी 3-4 लाइनें सुनते ही आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। सीसेट का पेपर सॉल्व करते समय भी यूपीएससी ने इतना डर आपके अंदर नहीं बिठाया होगा जितना आपने यूट्यूब की वीडियो से या डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वीडियो से देखकर आपने वो डर अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। ये डर वाकई में क्या डर है आपके अंदर सीसेट का जो यूपीएससी ने क्रिएट किया है, या किसी और ने ये कह कह के आपके अंदर डर क्रिएट कर दिया है कि सीसेट हुआ डिफिकल्ट? मेरी बात सुनना, अफवाह थी, अर्ज किया है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर मुझे बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर मुझे बीमार कर दिया। इतना डर यूपीएससी में सीसेट का है भी नहीं जितना लोगों ने कह कह के आपके अंदर डर बिठा दिया। आज उस डर को मैं थोड़ा सा कम करने आया हूं जितना आपने क्रिएट अपने मन के अंदर कर रखा है। और यूपीएससी के सीसेट के ऐसे सवाल जो होते हैं उनसे आप बड़ा डरते हैं। कैसे सवाल? जहां पर एक क्वेश्चन होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस सवाल का जवाब देने के लिए, और आपको डर लगता है कि अरे ऐसे सवाल कैसे करेंगे। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको और ज्यादा डर लगता है। तो क्या आप क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई नहीं होगा? अरे जरूर क्वालिफाई होगा, थोड़ा रुक जाओ। इन सवालों को ऐसे चुटकियों में मक्खन की तरह आप लगाना सीख जाओगे। थोड़ा सा मुझे आपका फोकस चाहिए कुछ मिनट्स के लिए, और इन सवालों को करने का तरीका आप समझ लीजिए। बाय द वे, जैसे एक नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, आप एक काम करिएगा सीसेट में, जैसे एक नंबर सिस्टम एक टॉपिक है तो आइडेंटिफाई कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यूपीएससी कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर सवाल पूछता है, 2-3 डिजिट के ऊपर सवाल पूछता है, यूनिट डिजिट के ऊपर सवाल पूछता है, एक्सपोनेंट्स के ऊपर सवाल पूछता है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए पूछता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने के लिए सवाल पूछता है, स्क्वायर रूट क्यूब के ऊपर सवाल पूछता है, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, बेसिक न्यूमरेसी के ऊपर पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है जहां पर मतलब कई टाइप के सवाल है जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है। उसमें से एक क्वेश्चन का टाइप है नंबर सिस्टम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां पर सवाल देता है और पूछता है कि स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए नहीं। तो मैं आपको ऐसे 2019 का सवाल, 2020 का सवाल, 2024 का सवाल, 2025 का सवाल, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करा के इन टाइप के क्वेश्चन में आपको चैंपियन बना दूंगा और आज आपका डर कम हो जाएगा। कैसे करते हैं इन सवालों को? तो इन सवालों को मैंने अलग से लगा लिया है। सवाल पढ़िए, आराम से सवाल पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप ऐसे सवालों में गलतियां क्या करते हैं ये भी समझेंगे और कैसे उन गलतियों को रोकना है और कैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। कंसिडर द टू स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा ये हटा देता हूं मैं। कंसिडर द ट्रू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, यानी 2 स्टेटमेंट है उसके बाद एक क्वेश्चन है, ऐसा सवाल कह रहा है। स्टेटमेंट 1 है P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। स्टेटमेंट 2 है P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। सवाल है क्या P इंटू Q इज ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ऑप्शन के टाइप पढ़िए। S1 alone is sufficient to answer the question. S2 alone is sufficient to answer the question. Both S1 and S1 are taken together are not sufficient to answer the question. Both S1 S2 are necessary to answer the question. और आपको जवाब देना है। पहले आप इस सवाल का जवाब मुझे खुद कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके आराम से सोच के इस सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे दिया? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जवाब दे दो, क्योंकि तुम दोगे तभी तुम एक प्रोसेस फॉलो करोगे जवाब देने के लिए। गलत हो या सही हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाने आया हूं। अब आपने क्या किया? सवाल पढ़ा और इन दोनों स्टेटमेंट को आप सोचने लगते हो कि अच्छा P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो कौन से प्राइम नंबर मान लेते हैं, ऑड इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, और इसका जवाब आप तुरंत दे दोगे। जहां पर आप गलती कर जाओगे तो हम एक साथ सब कुछ देखने लगते हैं। एक साथ अगर पूरे सवाल में सब कुछ देखेंगे तो गलती कर जाएंगे। क्या करना है? पहले आपको ऑप्शन समझने हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी इस सवाल को जवाब देने के लिए स्टेटमेंट 2 की हेल्प नहीं चाहिए, अकेले स्टेटमेंट 1 काफी है। मतलब हमारे अगर माता पिता हैं तो किसी एक सिचुएशन में पिताजी बोल रहे हैं मैं अकेला काफी हूं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और दूसरी उसी सिचुएशन में हो सकता है कि दूसरा स्टेटमेंट यानी मम्मी कहें कि मैं अकेली सफिशिएंट हूं इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्या है ऑप्शन? S1 alone is sufficient to answer the question, मतलब S2 की जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है कि S2 alone is sufficient to answer the question, S1 की जरूरत नहीं है। तीसरा टाइप का ऑप्शन है कि दोनों को भी अगर यूज कर ले, मॉम एंड डैड दोनों को भी अगर हम कहें कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मिलकर, तो भी नहीं कर पा रहे हैं। दे बोथ आर नॉट टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एंड लास्ट है
कि मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी आंसर देने के लिए सवाल का, यानी बोथ आर टेकन टुगेदर, बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आ गए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से काम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 2 अलोन से काम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों ऑप्शन से अगर दोनों स्टेटमेंट ले तो भी नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन क्या है यहां पर कि अगर दोनों लेंगे तभी आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, हमने ऑप्शंस को पहले ढंग से समझा, क्योंकि हमें आराम से ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, हम सब एक चीज साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे सवालों में यही चार ऑप्शन बन सकते हैं कि भाई केवल S1 जरूरी है, केवल S2 जरूरी है, दोनों को लेकर भी जवाब नहीं आ रहा है और दोनों को लेने पर ही जवाब आएगा। एक टाइप का ऑप्शन और बन सकता है, जो कि यूपीएससी से मुझे क्यों इतना प्यार है, वो टाइप का ऑप्शन जब आएगा मैं आपके बारे में बताऊंगा। यानी इन सवालों में ये चार ऑप्शंस बने और एक ऑप्शन और बन सकता है, जो कि मैं अभी होल्ड कर रहा हूं आपको बताने के लिए। पहले मैं आपको चाहता हूं कि आपको इन चार ऑप्शन में आपको मैं थोड़ा सा कंफर्ट दिला दूं। बिल्कुल, अब सवाल आपने पढ़ा तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टेप लिखते हैं, एक प्रोसेस लिख देते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जब आपने सवाल पढ़ा, रीड द क्वेश्चन, मान लीजिए हमने इस सवाल को पढ़ा, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है। पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सवाल का जवाब कहने का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आराम समझा रहा हूं, समझिए। इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर यस है, क्या ये जवाब है? यानी यहां पर डेफिनेटली होना चाहिए। डेफिनेटली मतलब कि हाँ, पी क्यू ऑड इंटीजर होगा ही होगा, यस, तो ये भी एक जवाब है। लेकिन अगर नहीं होगा, नो, तो नो भी एक जवाब है। यानी यस या नो दोनों में से कोई एक आएगा तो जवाब माना जाएगा कि हाँ, इस सवाल का जवाब निकल आ रहा है। भाई मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने खाना खाया, तो आप क्या कहोगे? सर खा लिया। या तो कहोगे नहीं खाया। ये तो नहीं कहोगे सर खाया भी है नहीं भी खाया है। अरे ये क्या बात हुई, खाया भी है नहीं भी खाया है, कैसी बातें कर रहे हो? समझ गए? तो अगर सवाल पूछा है क्या ये ऑड इंटीजर है, क्या आप मेल हो या फीमेल हो, आप मेल हो तो बोलोगे आप मैं मेल हूं, आप फीमेल हो तो बोलोगे मैं फीमेल हूं। अब ये तो नहीं कह सकते, हालांकि मेरा समझाने का उस सेंसिटिविटी में मत घुसिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल, या तो 0 है या तो 1 है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, पी क्यू ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है, इसका जवाब क्या हो सकता है? यस भी एक जवाब है और नो भी एक जवाब है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर नो आया तो जवाब नहीं मिला। अरे नहीं नहीं, नो आया तो भी जवाब तो मिला कि हाँ ऑड इंटीजर नहीं हूं, हाँ मैं मेल नहीं हूं, हाँ मैं फीमेल नहीं हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सवाल आपने पढ़ा इस पी क्यू एन ऑड इंटीजर, तो जवाब या तो यस है या तो नो है, इन दोनों में से कोई भी एक जवाब आएगा, उसको जवाब मानेंगे ना, वो तो जवाब है। पहले तो ये वहम अपने अंदर से दूर करते हैं कि बस यस जवाब होता है, नो जवाब नहीं होता। कई लोगों के अंदर तो यही वहम बैठा हुआ है कि फिर सिर्फ यस जवाब होगा, नो आएगा तो गलत मानेंगे। नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब कहने का मतलब क्या है, क्या पी क्यू ऑड इंटीजर है, यस भी जवाब है नो भी जवाब है। लेकिन अगर यस नो दोनों आए तो आप कुछ कह नहीं सकते पक्का कि ये मेल ही है या फीमेल ही है। जहां पर डायलमा हो जाए कि हाँ पक्का आपने खाना खाया कि पक्का आपने नहीं खाया, खाया भी कि नहीं खाया, तो इसको जवाब नहीं मानते, इसको जवाब नहीं मानते। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा, या तो यस इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, पी क्यू, या नो इट्स नॉट एन ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले सवाल को समझना जरूरी है कि जो सवाल पूछ रहा है, रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आप एक काम करिए कि अब आप पूरा एक साथ मत देखना शुरू करो, पूरा एक साथ मत देखो। अब आप करो सिर्फ स्टेटमेंट 1 रीड करो, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 साथ में रीड मत करो। अभी सिर्फ स्टेटमेंट 1 रीड करो और देखो क्या उस सवाल का जवाब एक डेफिनेट जवाब आ पा रहा है, एक डेफिनेट जवाब यस या नो में जवाब आ रहा है क्या। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 रीड करो। अभी पहला स्टेप क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 रीड कीजिए। तो हमने क्या किया इस केस में, हमने स्टेटमेंट 1 रीड किया, पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो मैं मान लेता हूं कि एक प्राइम नंबर 3 है, एक प्राइम नंबर 5 है। क्या 3 प्राइम नंबर है, क्या 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल। तो 3 एंड 5 अगर प्राइम नंबर है तो इससे जवाब आएगा। तो 3 इंटू 5 क्या आएगा, 15। तो क्या 15 ऑड इंटीजर है? आंसर मिल गया आपको, यस 15 इज अ ऑड इंटीजर। लेकिन मैं यहां पर पी एंड क्यू को चेंज कर दूं अब, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो मैंने इस केस में, दूसरे केस में मैंने 2 एंड 3 मान लिया। जैसे मैंने 2 एंड 3 माना तो 2 एंड 3 आएगा 6, तो 6 क्या ऑड इंटीजर है? आंसर आया नो। तो यानी स्टेटमेंट 1 को जब हमने पढ़ा, क्या पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर से इसका जवाब आ रहा है। अगर पी क्यू में 2 एंड 3 मानूं तो जवाब नो आता है, अगर मैं पी एंड क्यू को 3 एंड 5 मानूं तो जवाब यस आता है। यानी ये स्टेटमेंट से दोनों जवाब आ रहे हैं मुझे। जैसे जैसे मैं प्राइम नंबर चेंज, देखो जवाब
पक्का जवाब आ जाता, S1 अलोन सफिशिएंट कब हो जाता, S1 जवाब कब दे देता, जब जवाब दे देता जब ये P एंड Q कुछ भी प्राइम नंबर मानो, कोई भी प्राइम नंबर मानो, एक ही आंसर आता। अगर P एंड Q कुछ भी मानते और इसका जवाब यह आता कि हाँ ये ऑड इंटीजर है, ये जवाब आता है हाँ ये ऑड इंटीजर नहीं है, तब S1 हेल्प करता क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं प्राइम नंबर चेंज कर रहा हूं, P एंड Q प्राइम नंबर हैं, लेकिन एक केस में मैंने 2 और 3 माना तो 6 मल्टीपल होके निकल आया, ये ऑड इंटीजर नहीं है, तो आंसर आया कि हाँ P एंड Q ऑड इंटीजर नहीं है। लेकिन जब मैंने अपना प्राइम नंबर चेंज किया 3 और 5, वो 15 निकल के आया और पता चल रहा है कि यस ये ऑड इंटीजर है P एंड 2Q। तो मतलब इस स्टेटमेंट से दोनों जवाब आ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑड इंटीजर है पूरी तरह से? नहीं कह सकता हूं, ये भी नहीं कह सकता हूं, यस भी नहीं कह सकता हूं, नो भी नहीं कह सकता हूं। यानी इस स्टेटमेंट से तो मैंने सवाल के जवाब के लिए, पहले सवाल के जवाब के लिए स्टेटमेंट 1 के पास गया, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 के पास गया और मैंने पूछा कि क्या तुम एक डेफिनेट जवाब, पक्का, इसका यस और नो में पक्का जवाब दे सकते हो? तो P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। मैंने मान के देखे दो केसेस, केस 1 में मैंने 2 और 3 एज्यूम किया, केस 2 में मैंने 3 और 5 एज्यूम किया और दोनों केसेस में एक जवाब नहीं आया। यानी P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर से मुझे एक जवाब नहीं मिल रहा है कि ऑड इंटीजर है या ऑड इंटीजर नहीं है। गॉट द पॉइंट? यानी P एंड Q यानी स्टेटमेंट 1 इज नॉट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द, मतलब S1 से आंसर नहीं निकल रहा, अभी अलोन की तो बात ही नहीं है, ये S1 से आंसर नहीं निकल रहा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है? हम जाके सिर्फ और सिर्फ S2 पढ़ेंगे। अब S1 नहीं पढ़ेंगे, S1 भूल जाइए, अलोन S2 पढ़ेंगे। चलिए, P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। P प्लस Q अगर ऑड इंटीजर है यानी दो नंबर के सम से ऑड आ रहा है, तो पक्का क्या होगा? एक नंबर इवन होगा, एक नंबर ऑड होगा, तभी दो नंबर के सम से ऑड आ सकता है। क्योंकि अगर हम इवन में इवन नंबर जोड़ें तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। 2 में 4 को जोड़िए, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ऑड में ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो भी हमेशा एक इवन नंबर आएगा। जब हम दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं, सिर्फ दो ही नंबर है, देखिए याद कीजिए दो ही नंबर है, A प्लस B, तो अगर कोई दो नंबर इवन दो नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। कोई दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। यानी अगर मुझे ऑड लाना है तो इवन को जब ऑड से प्लस करते हैं तो ही ऑड आएगा। यानी इवन प्लस ऑड, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9। जब हमने इवन नंबर को ऑड नंबर से प्लस किया तभी एक ऑड नंबर आएगा। यह बात पक्की है कि इवन को ऑड से प्लस करेंगे ऑड तभी आएगा। और इसमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट 2 में कि P प्लस Q ऑड इंटीजर है। अगर P प्लस Q ऑड इंटीजर है तो मुझे एक बात यहां से कंफर्म हो गई, या तो P या तो Q, इन दोनों में से एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा। क्यों? क्योंकि इवन प्लस ऑड करने से ही ऑड आ सकता है। इवन प्लस ऑड करने से, क्योंकि इवन प्लस इवन करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। इवन प्लस ऑड करने से ही ऑड नंबर आएगा। यानी P एंड Q को अगर ऐड करके ऑड आ रहा है, इसका मतलब P या Q में कोई एक नंबर ऑड है, कोई एक नंबर इवन है, कोई भी हो सकता है। और अगर हम उसी दो नंबर का जो ऑड और इवन है, अगर इससे हमें स्टेटमेंट 2 से एक बात पता चल गई कि P एंड Q में एक नंबर इवन एक नंबर ऑड है, तो यहां से पूछता है सवाल क्या है? क्या P इंटू Q ऑड है? तो अगर मैं एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा कैसा आएगा? हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा एक 6 नंबर आएगा। आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आएगा। यानी जब भी आप ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड आएगा। पर हमने इवन ऑड को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि स्टेटमेंट 2 को हम सिर्फ देख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 भूल जाइए, स्टेटमेंट 2 को हम सिर्फ देख रहे हैं। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा था कि P प्लस Q ऑड है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि P एंड Q में एक नंबर ऑड एक नंबर इवन है, तो मैंने उसी को लेकर एक इवन नंबर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया और निकल के क्या आया? हमेशा इवन और ऑड का मल्टीप्लीकेशन इवन आएगा। तो इस सवाल का जवाब नो डेफिनेटली आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 से सवाल का जवाब क्या आता है? हमेशा नो आता है। क्या ये जवाब है? बिल्कुल है। क्या स्टेटमेंट 1 से हमारा जवाब आया था? स्टेटमेंट 1 से जवाब आया था, आंसर नहीं आया था, क्योंकि यस और नो दोनों पॉसिबिलिटी आ रही थी। पर स्टेटमेंट 2 से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि यस P इंटू Q ऑड इंटीजर नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट 2 से जवाब आ रहा है? बिल्कुल जवाब आ रहा है। तो अब क्या हुआ? हमने पहले स्टेटमेंट 1 को चेक किया था, स्टेटमेंट 1 वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 अलोन देखा हमने, तो क्या इससे जवाब आ गया? आ गया। तो क्या स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन? बिल्कुल है। तो आंसर आ गया बी। अगर स्टेटमेंट 2 से भी जवाब अकेले नहीं आता
तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता, अगला स्टेप क्या होता कि हम बोथ स्टेटमेंट को, बोथ S1 और S2 को दोनों को साथ में लेके पढ़ते, दोनों को साथ में रीड करते, दोनों कंडीशंस को साथ में लेके रीड करते और फिर देखते कि सवाल का जवाब आया या नहीं आया। अगर यस या नो में एक डेफिनेट जवाब आता तो आंसर क्या हो जाता कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अगर फिर भी जवाब नहीं आता डेफिनेट तो क्या बोलते, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। गॉट द पॉइंट। यानी ऐसे सवालों में सिर्फ स्टेटमेंट, क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ स्टेटमेंट 1 को अलोन चेक कीजिए पहले, स्टेटमेंट 2 मत देखिए। स्टेटमेंट 2 को सेकंड स्टेप है, स्टेटमेंट 2 को अलोन चेक कीजिए, फिर दोनों को साथ में चेक कीजिए। अगर आंसर आ गया तो टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चारों ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप हमने 15 मिनट लगाकर, जो मैंने चिल्ला कर आपको इस सवाल से एक बात समझाई कि सब कुछ साथ में मत देखो, परेशान हो जाओगे, आंसर गलत निकल आएगा। अब आपके जवाब कभी गलत नहीं आएंगे। आप कितना भी आर्ट बैकग्राउंड की क्यों ना हो, अगर आपने मेरी बात ढंग से सुनी है, समझी है, दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर यही फीचर है कि आप दोबारा रिपीट करके सुनिए। 1.5, 2x, 3x में मत देखा करिए, सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। आराम से, जब नॉर्मल टोन में मैं समझा रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में, आप भी नॉर्मल स्पीड में समझिए। सुपरमैन सुपर वुमेन नहीं है अभी हम लोग, हम आराम से समझ सकते हैं चीजें। तो S1 S2 क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, S1 पहले अलोन चेक करना है, फिर S2 अलोन चेक करना है, फिर दोनों को साथ में चेक करना है। अगर दोनों में साथ चेक करने के बाद भी आंसर नहीं आया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये अगर 3 स्टेप प्रोसेस जो मैंने बताया आपको अभी करेंगे तो इन सवालों का जवाब आ जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या है, S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि P प्लस Q ऑड इंटीजर था, मतलब एक इवन एक ऑड होगा, और इवन ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो क्या नहीं आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। बिल्कुल। अब चलते हैं 2020 के इस सवाल में। अब आप जवाब दोगे, है ना। चलो, टू स्टेटमेंट S1 S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू 4 नंबर PQRS फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं PQRS के बारे में और उसके बाद एक सवाल दिया गया है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, R P और Q दोनों से बड़ा है। स्टेटमेंट 2 दिया है S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, S सबसे बड़ा नहीं है। सवाल दिया है कि PQRS में कौन सबसे बड़ा है। अब हमने क्या करना है, 4 ऑप्शंस देख लीजिए कौन से हैं। S1 अलोन, S2 अलोन, दे बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, एंड लास्ट है दे बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने सीखा है प्लीज पॉज द वीडियो, आंसर योरसेल्फ। मैं कह रहा हूं आ जाएगा, तुम डिफिकल्ट मत समझो, मैं तुम्हें आसान करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, मैं तुम्हारी मदद करके जाऊंगा। अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुम्हें पकड़ कर बिठा बिठा के दिखा सही करूंगा। तुम्हारी इच्छा है, तुम पढ़ना चाहो, तुम कुछ करना चाहो, तुम सीसेट क्वालिफाई करना चाहो, तो मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देने आया हूं, सिर्फ तुम्हें गाइड करने आया हूं। अब ये सवाल आपने पढ़ा, जवाब आपने दे दिया, मिला जवाब, मजा आया। अब देखते हैं, कह रहा PQRS में कौन सबसे बड़ा है। मुझे क्या पता कौन सबसे बड़ा है, तो मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि मैं हेल्प मांगूंगा S1 की। S1 ने कहा कि R सबसे बड़ा है, R इज ग्रेटर देन P एंड Q, R P और Q से बड़ा है। लेकिन क्या मैं बता सकता हूं इस स्टेटमेंट की मदद से, सिर्फ S1 की मदद से बता सकता हूं क्या कि PQRS में कौन सबसे बड़ा है। मुझे S के बारे में नहीं पता है। S के बारे में कौन नहीं बताया, स्टेटमेंट 1 ने S के बारे में नहीं बताया, सिर्फ उसने ये बताया कि R P एंड Q से बड़ा है। हो सकता है S सबसे बड़ा हो जाए, तो S1 क्या अलोन सफिशिएंट आंसर देने के लिए, नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ने S के बारे में नहीं बताया, S के बारे में नहीं बताया, तो R सबसे बड़ा हो भी सकता है, सबसे बड़ा नहीं भी हो सकता है। तो क्या इस सवाल का जवाब डेफिनेट जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। तो हमारा पहला स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पे जाते हैं, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, S सबसे बड़ा नहीं है। तो फिर मुझे क्या दूसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, क्या P बड़ा है, क्या Q बड़ा है, क्या इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या इस सवाल का जवाब मिला सिर्फ स्टेटमेंट 2 अलोन से, बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने इसको भी काट दिया। अब मैं तीसरा स्टेप जाऊंगा, क्या तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा कि इन दोनों को साथ में देखूं। अब दोनों को साथ में, दोनों कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन S1 का है कि R P एंड Q से बड़ा है, और P और Q में क्या है मुझे नहीं पता, उसने बोला है R P एंड Q से बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, S सबसे बड़ा नहीं है। तो S या तो यहां पर हो सकता है, S यहां हो सकता है, पर S सबसे बड़ा नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, R सबसे बड़ा है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट को जब मैं साथ में लेता हूं तब मुझे ये बात समझ में पक्का आ गई कि अब इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, S निकल के आया कि R निकल के आया, R सबसे बड़ा है। क्यों, पहला स्टेटमेंट कहता है R P एंड Q से बड़ा है,
और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एस सबसे बड़ा नहीं है, तो मतलब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आर ही है। तो इस सवाल का जवाब इन दोनों को साथ में लेने से मिलेगा, दे बोथ आर टुगेदर टू आंसर, टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी इसका जवाब क्या होगा? सी। इसका जवाब है सी। क्या आपने सी जवाब दिया? क्या थोड़ा सा मजबूती आई? क्या थोड़ा समझ में आया कि ऐसे सवाल बड़े सी सेट बड़ा डिफिकल्ट है? अरे सवाल तो देखो आराम से होंगे, आराम से होंगे, बस आपको सीखना है और अप्लाई करना है, सीखना है अप्लाई करना है। बिल्कुल 2020 का सवाल हो गया। आइए 2024 के सवाल में करते हैं। 2024 का सवाल बड़ा लंबा है लेकिन स्टेटमेंट वही है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन एंड कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब वही है कि S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लिखने का ढंग अलग है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी S1 S2 में कोई भी स्टेटमेंट हो उससे आराम से अपने आप हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी अलोन अकेले अकेले लेने से नहीं होगा, दोनों को जब साथ में लेंगे तभी आंसर आएगा। और लास्ट क्या है? क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो वही चार ऑप्शन है आपके सामने। आइए चलते हैं। थोड़ा सा यहां पर आप समझिएगा ए और बी में थोड़ा सा चेंज है। इसमें बोला है कि एक स्टेटमेंट से हो जाता है पर दूसरे से नहीं होता है। पहला ये है, यहां पे लिखा है कोई दोनों में से कोई भी आप उठा लो अकेला, वो अकेला ही जवाब दे देगा। तो बस थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग है, अदरवाइज ऐसा कुछ डिफरेंशिएटिंग नहीं है। तो आई होप आपने ऑप्शंस आराम से देख लिए, एक बार ऑप्शंस आराम से आप देख लो। अब चलते हैं सवाल के पास। सवाल ये है, अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट S1 एंड S2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा है PQRS अपीयर्ड इन अ टेस्ट। ये चार लोग एक टेस्ट में अपीयर हुए। सवाल ये है क्या P स्कोर्ड मोर देन Q? क्या P ने Q से ज्यादा स्कोर किया? सवाल ये है। तो जवाब क्या हो सकता है? अब जवाब सोचो, या तो हाँ किया है या तो ना नहीं किया, एक जवाब आना चाहिए। अब आपको जाना है सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 से। क्या पूछेंगे? अब इस सवाल को पॉज करो, एक बार जवाब दे दो पहले, नहीं तो फिर मैं ही बोलता रह जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे। चलो pause the video and answer the question. Answer the question for you only, not for me, for you. क्या P ने Q से ज्यादा स्कोर किया? आंसर यस हो सकता है या तो आंसर नो हो सकता है, एक आना चाहिए बस। आइए सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट 1 की हेल्प लेने। लिखा है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q इज इक्वल टू द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू R एंड S। क्या आप इससे बता सकते हो कि क्या P ने Q से ज्यादा मार्क्स गेन किए? आंसर इज नो। भाई P प्लस Q टुगेदर आर इक्वल टू द R प्लस S। क्या इससे हम बता सकते हैं क्या P ने Q से ज्यादा किया या कम किया? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट अलोन इज नॉट गिविंग एनी आंसर। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन स्कोर्ड बाय Q एंड R। P प्लस S के जो मार्क्स हैं वो Q प्लस R के मार्क्स से ज्यादा है। पर इससे भी क्या बता सकते हो क्या P ने Q से ज्यादा स्कोर किया या कम स्कोर किया? नहीं बता सकते हैं। हो सकता है S और R की वजह से हो। S ने बहुत ज्यादा मार्क्स किए हो, S ने 50 किया हो, P ने 10 किया हो, Q ने 20 किया हो और इसने भी 20 किया हो, तो भी ये स्टेटमेंट हो जाएगी सही, करेक्ट। और ऐसे ही आप दूसरे स्टेटमेंट बना सकते हो, लेकिन इस स्टेटमेंट से आप ये नहीं बता सकते हो कि क्या P ने Q से ज्यादा किया या कम किया। यानी स्टेटमेंट 2 से भी अकेले जवाब निकल के नहीं आ रहा है। अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें, अब तीसरा क्या है भाई? पहला आपका स्टेटमेंट ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट अलोन से तो आंसर आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब अगर आप टुगेदर ले लें, टुगेदर क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S, एंड दूसरा बोल रहा है P प्लस S इज मोर देन Q प्लस R। अगर इनको हम टुगेदर भी ले लें तब भी कोई डेफिनेट आप रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं क्या P Q से ज्यादा होगा या कम होगा? ऐसा कोई भी रिजल्ट पर आप पहुंचेंगे नहीं। इन दोनों स्टेटमेंट से भी आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। मतलब दोनों को टुगेदर भी लें तो भी जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। तो 2024 का आंसर हो गया डी। अब आते हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यूपीएससी ने जो आज तक फ्रेम किया है, 2025 के प्रीमियस सीसेट का बेहतरीन सवाल। ये सवाल देखिए, इसकी स्टेटमेंट देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, सीसेट का जो कोर्स आप कहेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अफोर्डेबल प्राइस पर आप सर हमें सीसेट पढ़ा दो 2025 के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं मेंटरशिप स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। मेंटरशिप के कोर्स में नहीं, उनको मैंने एक चीज़ बोली कि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सीसेट का कोर्स लॉन्च कर सकता हूं, जहां पर मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। तो इस सीसेट के कोर्स के बारे में मैंने अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को बताया था, और इसकी जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट की जो फीस होगी या इस कोर्स के जो फीचर होंगे, उसके लिए आप कहेंगे तो मैं पूरी एक वीडियो बनाकर सीसेट कोर्स में मैं क्या क्या कराऊंगा, लेकिन मैं जो कराऊंगा वो मैं अपनी यूनिक स्टाइल से कराऊंगा।
आप अगर 200 में 200 मार्क्स गेन करने के लिए आ रहे हैं तो मैं 200 में 200 के लिए नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। मैं 80 प्लस मार्क्स आपको कैसे एक सेफ स्कोर तक सीसेट में पहुंचना है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग तीनों में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सेफ स्कोर तक कैसे आपको पहुंचना है, 80 प्लस आपको कैसे पहुंचना है, मैं उसके लिए आपको सही ढंग से क्या चाहिए, क्या करना है और सीसेट आपका कैसा क्वालिफाई हो जाए, उस पर्पस के लिए पढ़ाऊंगा। यानी मेरा एम सीसेट में आपको एकदम मास्टर बनाना नहीं होगा, मेरा एम आपसे पेपर क्वालिफाई कराना होगा। तो अगर आप कहेंगे कि आप भी अगर सीसेट का कोर्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके लिए भी सीसेट का कोर्स लॉन्च कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा, आप नहीं चाहते होंगे, तो जो मेंटरशिप स्टूडेंट चाहेंगे मैं सिर्फ उनके लिए सीसेट का कोर्स अलग से बनाकर उनको पढ़ा दूंगा। इच्छा आपकी है, आप पढ़ना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको भी पढ़ा सकता हूँ, सीसेट का कोर्स आपके लिए लॉन्च कर सकता हूँ, जहां पर जैसे मैंने बताया कि नंबर सिस्टम में इतने टाइप के सवाल हैं, मैं ऐसे ही पीवाईक्यू की मदद से, इन्हीं टाइप्स की मदद से क्या कॉन्सेप्ट नीडेड है, कितनी नॉलेज चाहिए, कितना पढ़ना है, कितने स्टाइल में पढ़ना है, कितने डीप में पढ़ना है, उन सब का ख्याल रखकर मैं सीसेट का ये कोर्स डिजाइन करूंगा। दिस विल बी द स्मार्टेस्ट कोर्स। आज तक कोई भी आपको ऐसा सीसेट नहीं पढ़ाया होगा जिस ढंग से मैं पढ़ाने वाला हूं। और मैं आपको कहता हूं, अगर आपने सीसेट का ये कोर्स अगर मैंने लॉन्च किया आपके लिए, अगर आपने वो कर लिया तो मान के चलिए कि आप 80 प्लस मार्क्स आप गेन करेंगे, क्योंकि मैं आपको उसी पर्पस, उसी लॉजिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्या छोड़ना है, क्या एग्जाम में करना है, उसी लॉजिक के हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगा। अगर आपको और जानना है तो उसके लिए मैं सीसेट कोर्स की एक वीडियो बना दूंगा, साथ में एक सीसेट की स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बनाई थी, इसी प्लेलिस्ट प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की प्लेलिस्ट में होगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा। उस स्ट्रेटजी मैंने क्या बताया था, उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं पूरा सीसेट का कोर्स पढ़ाने वाला हूं। यस, चलिए, ये सवाल है 2025 के प्री का, आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से नंबर है जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल XYZ एक नंबर है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिस इस नंबर को डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे उसके फैक्टर्स कहे जाएंगे। तो सवाल पूछा है कि बताइए स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको देखो ऑप्शन, देखिए मैं कह रहा था ना एक ऑप्शन यूपीएससी का जो मैं आपको बताऊंगा, 4 ऑप्शन तो होते हैं, S1 अलोन इज सफिशिएंट, S2 अलोन इज सफिशिएंट, बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन टुगेदर, बोथ आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट। ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपने देखे, 5वां टाइप का ऑप्शन आपको यहां मिलेगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, यानी एक अलोन से काम चल जाएगा, दूसरे से नहीं कर चलेगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी S1 S2 में कोई भी उठा लो, एक से जवाब मिल जाएगा आपको। The question can be answered using both the statement together but cannot be answered using either statement alone, यानी इन दोनों को लेकर ही जवाब आएगा। और चौथा स्टेटमेंट देखिए, the question can be answered even without using any of these statement, यानी सवाल का जवाब बिना किसी स्टेटमेंट की मदद से भी आ जाएगा। ये चौथा डिफरेंट टाइप का एक ऑप्शन है कि हमको S1 S2 दोनों की नीड ही नहीं है, सवाल का जवाब बिना दोनों की नीड से आ जाएगा। एक होता है कि मॉम डैड आप मेरी हेल्प कर दो, मॉम अकेले आप मेरी हेल्प कर दो, पापा आप अकेले हेल्प कर दो, दोनों साथ में मिलकर हेल्प कर दो, दोनों साथ में मिलकर हेल्प नहीं कर पा रहे हो। एक है कि मुझे हेल्प चाहिए ही नहीं एक ऑप्शन है कि मुझे हेल्प S1 S2 की नीड ही नहीं है, स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यूपीएससी से मुझे इसलिए प्यार है कि यूपीएससी हमेशा मुझे सरप्राइज करता है और आपको सरप्राइज करता है एक बढ़िया क्वालिटी के सवालों को फ्रेम करके, जिनको करवाने में मजा आता है, जिनको आपको करने में मजा आता है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और जवाब दीजिए। जवाब दे दिया आपने, पक्का? चले, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक बार लिख लेता हूं, भाई 1 का क्या फैक्टर होगा 1, 2 का कितने फैक्टर होंगे 1 2, 3 का क्या होगा 1 3, 4 का क्या होगा 1 2 4, 5 का क्या होगा 1 and 5, 6 का 1 2 3 6, 7 का 1 and 7, 8 का क्या होगा 1 2 4 8, 9 का 1 3 9, 10 का क्यों कर रहे हैं, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है बिल्कुल 10 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बोला स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर ना। अब आपको क्या निकल के आया, किसके एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, सिर्फ 6 and 8 के। 6 and 8 आर हैविंग क्या डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो मुझे सिंपल इस सवाल का जवाब 4 या तो 6 होगा या तो 8 होगा। अब मुझे क्या करना है, जो हमने सीखा है, स्टेटमेंट 1 के पास जाएंगे, लिखा है 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो 2 तो दोनों में है वन ऑफ द फैक्टर, तो या तो 6 जवाब होगा या तो 8 जवाब होगा। क्या जवाब आपको मिला कि 6 होगा या 8 होगा? 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो 2 तो दोनों में है,
तो क्या इससे बता पाओगे 6 होगा आंसर या 8 होगा आंसर? बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। 3 इज वन ऑफ द फैक्टर, 3 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो हाँ 3 मुझे मिल गया। S2 से 3 मिल गया, मतलब 3 से कंफर्म हो गया, क्योंकि 8 में 3 नहीं है, कंफर्म हो गया कि 6 आंसर होगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया। यानी क्या स्टेटमेंट 2 आंसर दे देगा? बिल्कुल दे देगा। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। यानी S1 से जवाब नहीं आ रहा, S2 से जवाब आ रहा, तो किसका आंसर 1 होगा? ए होगा? हाँ होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। यही तो ब्यूटी है, यही तो ब्यूटी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया, सब कुछ पढ़ाया और बताया भी, लेकिन आप ये देखो सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। मान लो ये सब लिखा ना होता, ये सब ना होता, ये सब ना होता, सिर्फ जवाब होता, सवाल होता ये वाला, ये सिर्फ सवाल होता। मैं हटा देता हूं इनको, ये हटा देता हूं। सिर्फ ये सवाल होता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो आपको क्या निकल के आता कि 6 और 8 दो ऐसे नंबर है वन डिजिट जो जिसके एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर है। पर आपको क्या स्मॉलेस्ट 6 अपने आप नहीं दिख रहा है कि 6 सबसे छोटा है? क्या इस सवाल का जवाब 6 नहीं होगा? बिना किसी मदद के, बिना किसी मदद के आप 6 और 8 में क्यों पूछ रहे हो? स्टेटमेंट से मदद क्यों ले रहे हो? 6 और 8 में आप अंधे हो क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिख नहीं रहा? कौन सा स्मॉलेस्ट है? 6 और 8 में कौन स्मॉलेस्ट है? 6 है। तो सवाल का जवाब 6 हो गया। आप क्यों स्टेटमेंट की मदद से ये पूछ रहे हो कि 6 आंसर होगा या 8 आंसर होगा? इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा कि मुझे दोनों की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। सिर्फ ये सवाल अगर ऐसे नॉर्मल भी पूछ लेता तो मेरा जवाब क्या आता? 6 आता, क्योंकि वन डिजिट नंबर 6 और 8 हैं जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर हैं, और इन दोनों में छोटा कौन है? 6 छोटा है, तो जवाब आएगा 6। तो क्या जरूरत है क्या स्टेटमेंट 1 2 की? जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट की तो बात ही नहीं आई। मुझे तो सफिशिएंट से ज्यादा जरूरी था कि नीड ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो दे कैन बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई होप 2025 का ये सवाल बड़ा अच्छा लगा। यूपीएससी की खूबसूरती यही है कि सवाल बहुत अच्छे फ्रेम करता है, इंटेलेक्चुअल आपको बनाता है, और साथ में इसीलिए इस एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट थोड़ा सा कहते हैं। कॉन्सेप्ट कोई गलत नहीं हमने किया, हमने सब कुछ सही ढंग से पढ़ा, सारे अच्छा पढ़ा, लेकिन सवाल थोड़े से ऐसे ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा आप एग्जामिनेशन में प्रेशर में गलती कर रहे हो। इसी गलतियों को ना करो, तो आज इनको सही ढंग से प्रैक्टिस करो और ऑप्शंस को भी सीखो। स्टेटमेंट कैसे, सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, इसके एक डेफिनेट क्राइटेरिया को सीखिए। ये पहले S1 अलोन चेक कीजिए, S2 चेक कीजिए, दोनों को चेक कीजिए, फिर दोनों से आपको आंसर आएगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात है, इस सवाल ने आपको ये सिखाई कि ये भी देखिए कि सवाल का जवाब अपने आप आ रहा है, किसी स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जवाब अपने आप आ जाए तो हाँ, उस टाइप का भी ऑप्शन वहां पर होगा। तो ध्यान से सवालों का सही जवाब दीजिएगा। आई होप ये सीसेट की वीडियो आपके अंदर से स्टेटमेंट सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन थे उनके लिए जो डर बैठा था, उस डर को थोड़ा सा कम करने में मदद किया होगा। कम किया हो तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि कोई तो है जो आपकी मदद करना चाहते हैं। आप शायद मदद लेना चाहते हो, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको सीसेट डिफिकल्ट लग रहा है, परेशान कर रहा है, तो एक नॉमिनल अफोर्डेबल फ़ी में मैं आपके लिए सीसेट जिस ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ, उस ढंग से अप्रोच करके मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि इस बार सीसेट में आप 80+ सेफ स्कोर पर आएँ और सीसेट की वजह से आपका प्री जो रुक रहा हो वो कभी ना रुके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।